वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन एक कहावत यह भी है कि पुलिस वालों की न तो दोस्ती भली और न दुश्मनी। आप में से कितने लोग इस कहावत से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप में से किस किस का पाला पुलिस से पड़ा है, और अगर पुलिस से कभी पाला पड़ा है तो उसे लेकर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तजुर्बे कैसे हैं, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी का इस मसले से कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर है, तभी मैंने अपने इस वीडियो की इस अंदाज में शुरुआत की है। बहरहाल आइए पूरा वाकया आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये घटना है अमेरिका की, अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट की, फ्लोरिडा राज्य की। और जिस जगह की घटना है उस जगह का नाम है गेंसविले सिटी। गेंसविले सिटी फ्लोरिडा का एक शहर है और यहाँ 30 साल का एक नौजवान रहा करता था। नाम था ज़चारी मैकॉय। अब ज़चारी मैकॉय जो है, इसका जीवन सही चल रहा था, लेकिन अचानक इसके जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे। हुआ ये मार्च 2020 की ये बात है, मार्च 2020। मैकॉय एक रेस्टोरेंट में काम करता था और मार्च के महीने की एक सुबह वो फटाफट तैयार हो रहा था, तैयार होकर अपने काम पर उसे जाना था रोज की तरह। लेकिन अभी जब वो तैयार होकर कपड़े वगैरह पहन ही रहा था, रेडी हो रहा था, तब तक उसके मोबाइल फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन एक मेल का था और उसने फिर वो ईमेल चेक करने का फैसला किया। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था, उसने ईमेल जब चेक किया तो उसने देखा कि ये फ़ोन जो है, ये मैसेज या मेल जो है, ये मेल उसे गूगल की ओर से किया गया है, गूगल के लीगल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट टीम की ओर से। और इस मेल में मैकॉय से ये कहा गया था कि वो जिस जगह पर रहता है, यानी गेंसविले में, गेंसविले की लोकल पुलिस की टीम उसके गूगल अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, सारी जानकारी पुलिस लेना चाहती है। और चूंकि गूगल जो है वो भी कानून का पाबंद है, तो गूगल ने ये कहा कि अगर आपके पास ये मौका है कि अगर आप चाहें कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो गूगल अकाउंट से रिलेटेड, अगर वो सारी चीज़ें हम लोग जो है अगर गेंसविले पुलिस को न दें, तो आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है। आप कोर्ट में जाकर एक पिटीशन दाखिल कीजिए और उस पर स्टे ऑर्डर लेकर आइए, सो दैट हम वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को न दें। और अगर आप स्टे ऑर्डर लेकर नहीं आते हैं तो आपके गूगल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आपने क्या ब्राउज़ किया, क्या देखा, कहाँ गए, आपका मूवमेंट क्या रहा, किससे आपने क्या कम्युनिकेट किया, ये सारी चीज़ें हम फिर गेंसविले पुलिस के हवाले कर देंगे। अब 30 साल के एक लड़के के लिए, जिसका दूर दूर तक क्राइम से कोई लेना देना ना हो, यहाँ तक कि क्राइम थ्रिलर मूवीज़ का भी शौक ना हो, वैसे एक लड़के को जब गूगल की ओर से ये मेल आया इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट टीम का, तो उसकी तो हवा ख़राब हो गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या। मैंने न तो कभी कोई अपराध किया, न किसी अपराधी के साथ मेरी दोस्ती है, और तो और कभी किसी पब में या बार में जाकर कोई ब्रॉल भी नहीं हुआ मेरा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा शराब पीकर जिस तरह से अक्सर हुआ करता है वो सब भी नहीं हुआ। तो ये मामला क्या है, पुलिस मेरे बारे में जानकारी क्यों जुटा रही है। और ये सब सोचते सोचते जो है मैकॉय लगातार तनाव में डूबने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती क्या हो गई। अब किससे पूछे, कौन इसके बारे में उसे बता सकता है, उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैंने ये सारी बातें किसी को बता दी तो हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए, मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो तरह तरह के सवाल उसके मन में थे और साथ में वो ये भी सोच रहा था कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का कभी कोई मिसयूज़ भी नहीं किया है, चाहे किसी को डराने धमकाने की बात हो, या कोई फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की बात हो, या कोई पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज़ में शामिल होने की बात हो। मैंने कभी मोबाइल से कुछ ऐसा किया भी नहीं। मैं लाखों अमेरिकियों की तरह जीमेल इस्तेमाल करता हूँ, गूगल पर चीज़ें ब्राउज़ करके देखता हूँ, यूट्यूब यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसे कहते हैं वो है भी नहीं। तो आखिर पुलिस जो है, लोकल पुलिस, मेरे बारे में जानकारी क्यों जुटाना चाहती है। मैकॉय को इस सवाल का जवाब वो जाहिर अपने आप से ही पूछ रहा था और उसे कोई जवाब मिल नहीं पा रहा था। मैकॉय ने इसके बाद उस मेल को कई बार पढ़ा और पढ़कर वो हर बार सोच रहा था कि पता नहीं क्या मामला है। हर बार उसके अंदर से यही सवाल पैदा होता था, पता नहीं क्या मामला है, जिसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। फाइनली जब कई बार उसने मेल पढ़ा तो उसने देखा कि गूगल वालों ने एक केस नंबर को रेफर करते हुए उसके लिए उसे ये चिट्ठी लिखी थी, उसे ये मेल लिखा था। और वो जो केस नंबर था, वो केस नंबर गूगल ने अपने इस
कम्युनिकेशन में, अपने इस मेल में बाकायदा मेंशन किया था और बताया था कि गेंसविले पुलिस का ये केस नंबर है जिससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है तुम्हारे बारे में जानकारी मांग रही है। अब मैकॉय के लिए ये एक क्लू साबित हुआ। मैकॉय को लगा कि इस केस नंबर के सहारे कम से कम मैं ये थोड़ा पता कर सकता हूँ कि आखिर लोकल पुलिस मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। कई बार मैकॉय ने यह भी सोचा कि चल के एक बार गेंसविले पुलिस के हेडक्वार्टर में ही जाकर बात कर लेता हूँ और पता करता हूँ कि मेरे बारे में पुलिस जानकारी क्यों जुटा रही है। लेकिन फिर वो डर भी रहा था कि अगर कहीं पूछने चला जाऊँ, पता चला कि मामला उल्टा पड़ जाए, किसी मामले में पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, पकड़ ले, बिठा ले, या पूछताछ, इंटरोगेशन शुरू हो जाए, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो बहुत वो डरा हुआ था। और ये भी एक सच्ची बात है कि आमतौर पर जो आदमी जितना शरीफ होता है ना, वो इस तरह के मामलों से उतना ज़्यादा घबराता है। वरना बदमाश जो होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उन्हें तो सब पता होता है कि पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं, और वो पुलिस को धोखा देने के तौर तरीके ढूंढते हैं और कभी पुलिस का कोई एक्टिविटी हो जाने से वो इतना घबराते नहीं है। लेकिन शरीफ आदमी ज़्यादा डरता है। तो खैर, मैकॉय ने कई बार सोचा कि जाकर पुलिस से ही पूछताछ करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब उसने मेल में वो पर्टिकुलर केस नंबर देखा तो उसने तय किया कि इस केस नंबर के सहारे वो ये पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर लोकल पुलिस उसके बारे में जानकारी क्यों जुटा रही है। इसके बाद मैकॉय ने गेंसविले पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाकर वो केस नंबर फीड किया और सर्च किया कि आखिर वो कौन सा मामला है जिस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। तो पता चला कि ये एक बर्गलरी का, जिसे हिंदी में गृहभेदन कहते हैं, और अगर साफ साफ शब्दों में समझने वाली भाषा में बात करें तो चोरी, मतलब हाउस ब्रेकिंग का मामला है और बर्गलरी का मामला है, चोरी का मामला है। और इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। ये जो घटना है ये उसी गेंसविले में, जिस इलाके में ये रहता था, उसी इलाके में ये घटना हुई थी। और 97 ईयर्स की एक महिला, 97 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर में हुई चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी और उस मामले की पुलिस जांच कर रही थी। और ये घटना जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च 2020 में मेल आया था उसके पास, मैकॉय के पास, और ये घटना तकरीबन साल भर पुरानी थी। यानी साल भर से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और अब उस चोरी के मामले के सिलसिले में, उस मामले की तफ्तीश के सिलसिले में मैकॉय के बारे में पुलिस बड़े ही खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। ये जो केस से रिलेटेड रिपोर्ट जो है, जो वेबसाइट पर मौजूद थी, उससे मैकॉय को एक बात और पता चली। वो ये पता चली कि जिस घर में ये चोरी हुई है वो घर मैकॉय इस वक्त गेंसविले में जहां रहता है उसके बमुश्किल 1 किलोमीटर के रेडियस में है। यानी मैकॉय के घर से ज़्यादा दूरी पर वो मौका वारदात नहीं है। ये भी बात उस इन्वेस्टिगेशन का जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें दर्ज थी और गेंसविले पुलिस की वेबसाइट से मैकॉय को वो बात भी पता चल गई। अब पुलिस का ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैकॉय और ज़्यादा तनाव में आ गया। कहने का मतलब ये कि वो जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता, जितना ये जानने समझने की कोशिश करता कि पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों मेरे बारे में जानकारी जुटा रही है, उतना उसके लिए टेंशन जो है वो नया नया पैदा होता रहा। अब उसको पता चल गया कि एक चोरी के मामले में पुलिस मेरे बारे में जानकारी जुटा रही है। उसे समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या मामला है। न तो मैंने चोरी की, न मैं किसी चोर को जानता हूँ। मैं उस इलाके से गुजरा तो कई बार हूँ, लेकिन न तो मैं उस मकान को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जिस मकान में ये घटना हुई है, और न तो मैं उस 97 साल की महिला को जानता हूँ जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखवाई है। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी पुलिस मेरे बारे में जानकारी जुटा रही है। अब उसे और पसीने छूटने लगे और उसको तनाव होने लगा। लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आया, समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो फिर उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए गेंसविले छोड़कर सेंट ऑगस्टीन चला जाएगा। सेंट ऑगस्टीन एक दूसरा टाउनशिप है जहां पर मैकॉय के पेरेंट्स यानी उसका परिवार रहता है। तो इसके बाद वो सीधे सेंट ऑगस्टीन गया और वहां अपने पेरेंट्स से उसने, जाहिर है उनके घर चला गया, उनसे मुलाकात की और एक रोज़ रात को खाने की टेबल पर उसने अपने पेरेंट्स को अपना ये जो नाइटमेयर है, ये जो बुरा ख्वाब उसके जीवन में चल रहा था, बल्कि ख्वाब क्या हकीकत ही है उसके लिए, तो उसने अपनी ये जो परेशानी है वो अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स ने बड़ी गौर से सारी बातें सुनी और उनको लगा कि अरे उनका बेटा मुसीबत में है। तो उन्होंने फिर यह तय किया कि वो एक वकील को हायर करेंगे, एक वकील से बात करेंगे ताकि उस वकील के ज़रिए इस मामले में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए और ये पता किया जाए कि आखिर मैकॉय के बारे में पुलिस इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रही है। इसके बाद एक एडवोकेट जिनका नाम है सेलेब किनॉन से मैकॉय ने और उनके पेरेंट्स ने बातचीत की और बातचीत करके किनॉन साहब से ये कहा गया कि वकील साहब ज़रा पता करके बताइए कि लोकल पुलिस, गेंसविले की पुलिस आखिर मैकॉय के बारे में खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, हम बहुत परेशान हैं। सेलेब किनॉन अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे। उन्होंने इस मामले में अपने लेवल पर जानकारी जुटाने की शुरुआत की और
जो जानकारी उन्होंने जुटाई, उसका जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। उस इनिशियल रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पता चला कि मैकॉय के बारे में ये जो एक्सरसाइज वहाँ की लोकल पुलिस कंडक्ट कर रही थी, इसका नाम है जियोफेंस वारंट। जियोफेंस वारंट बेसिकली सर्विलांस का वो तरीका है, एक सर्विलांस टूल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कोई भी पुलिस गूगल अकाउंट के जरिए किसी आदमी की ज़िंदगी में झांकती है और ये पता करती है कि उस आदमी का व्हेयरअबाउट्स क्या है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, उसका डेली रूटीन क्या होता है। ये सारी जानकारी जो है पुलिस इस सर्विलांस टूल के जरिए पता करती है। और मैकॉय के साथ इस वक्त वही चल रहा था जो गेंसविले की पुलिस थी, वो जियोफेंस वारंट मैकॉय के नाम पर निकाल चुकी थी और उसी जियोफेंस वारंट के तहत मैकॉय के बारे में गूगल के सहारे पुलिस ये सारी जानकारियां जुटा रही थी। इसमें मैकॉय के जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई, ईमेल, सारी चीज़ों के बारे में व्हेयरअबाउट्स जो है वो पुलिस पता कर रही थी। अब अमेरिका में ये जो जियोफेंस वारंट इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, वहाँ की पुलिस पिछले 5 सालों से इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर रही है इन्वेस्टिगेशन में, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वहाँ की पुलिस को बड़ी मदद भी मिली है। लेकिन इसे लेकर अमेरिका में विवाद भी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पुलिस गूगल से या किसी भी इस तरह के ऑपरेटिंग कंपनी से, ऑपरेटर से, जब कोई इस तरह की जानकारी किसी आदमी के बारे में जुटाती है तो बेसिकली वो उस आदमी के प्राइवेसी को इन्वेड करती है। उनका जो निजी सुरक्षा या कहते हैं ना निजी गोपनीयता का जो मसला है, उसको जो है पुलिस ब्रीच करती है, तोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को भी यह हक नहीं है कि वो किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक कर सके। तो खैर, ये कानून का भी एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया, कानून के ग्रे एरिया बेसिकली उसको कहा जाता है जो पूरी तरह से वेल एक्सप्लेन्ड ना हो। मतलब कानून उस मामले पर न तो साफ साफ ये बता पाए कि ऐसा होना चाहिए या ना होना चाहिए। और ग्रे एरिया इस मामले को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तो सच है कि पुलिस को भी किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करने का हक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस अगर ताक झांक नहीं करेगी, इस तरह से जियोफेंस वारंट के जरिए इंफॉर्मेशन नहीं जुटाएगी, तो पुलिस किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? पुलिस किसी के बारे में अगर जानकारी जुटाएगी ही नहीं तो कैसे गुनहगारों को पकड़ेगी? तो इसीलिए ये लीगली भी एक ग्रे एरिया है। तो खैर, इस पर अमेरिका में डिबेट चलता रहता है। तो अब मैकॉय जो है वो उसकी परेशानी सुलझी नहीं, बल्कि और उलझ गई। उसे ये समझ में नहीं आया कि गूगल के सहारे पुलिस जो है उसका जियोफेंस वारंट क्यों निकाल चुकी है और क्यों उसके बारे में ये सारी बातें पता कर रही है, और वो भी तब जब उसका रिलेशन एक चोरी के ऐसे मामले से जोड़ा जा रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको पता ही नहीं है। मैकॉय जो है अब वो अपने बारे में और सोचता रहा कि भाई मैंने आखिर किया क्या है कि ये सब कुछ हो रहा है। उसने अपना एंड्रॉयड फ़ोन जिसका वो इस्तेमाल करता था, उसने उस फ़ोन को अच्छी तरह से सर्च किया, सर्फ भी किया उसे, और ये देखा कि उसके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं। इसी क्रम में उसने देखा क्या, बल्कि उसे इस बात की तो जानकारी थी ही, लेकिन उसने रिविजिट किया अपने फ़ोन को और देखा कि ले देकर उसके फ़ोन में जो कॉमन ऐप्स और टूल्स है, उसके अलावा एक और ऐप था जिसका नाम था रन कीपर। बेसिकली रन कीपर ऐप जो है वो किसी आदमी के फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करने का एक ऐप है, जिसमें ये पता चलता है कि कोई आदमी कितनी राइडिंग कर रहा है, कितनी बाइकिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कितना कर रहा है, कब उठता है, कब सोता है। तो इस तरह का एक ऐप भी उसके मोबाइल फ़ोन में था। और ये जो मैकॉय है, इसे बाइकिंग का यानी बाइक चलाने का और साइकिलिंग करने का बड़ा शौक था, तो इसीलिए उसने स्पेशली ये ऐप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर रखा था, ताकि इस ऐप के ज़रिए वो अपने बाइकिंग और साइकिलिंग के मूवमेंट को लगातार ट्रैक करता रहे और ये पता करता रहे कि जैसे होता है ना कि आईफोन वगैरह के ज़रिए और दूसरे कई तरह के ऐसे ऐप्स हैं जिससे ये पता चलता है कि दिन भर में हम कितने कदम चले और हमने कितना लीटर पानी पिया। इस तरह के ढेर सारे ऐप्स आजकल आते हैं, तो वो भी एक इसी तरह का एक ऐप यूज़ कर रहा था मैकॉय। अब मैकॉय और ज़्यादा जानकारी उस चोरी के मामले की जुटाने लगा था जिस मामले में पुलिस जो है इसके बारे में पता कर रही थी। और इसी कड़ी में मैकॉय को यह भी पता चला कि वो जो घटना हुई थी वो हुई थी 29 मार्च 2019 को, यानी 29 मार्च 2019। अब इसके पास ये जो ऐप था रन कीपर, उस ऐप के सहारे मैकॉय ने यह तय किया कि वो ये देखने और समझने की कोशिश करेगा कि 29 मार्च 2019 को उसका लोकेशन क्या था, यानी जिस रोज़ ये घटना हुई थी, जिस रोज़ चोरी की वो घटना हुई थी, उस रोज़ मैकॉय क्या कर रहा था। जाहिर है 1 साल बाद अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे कि फ़लाँ तारीख को तुम कहाँ थे, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई बहुत बड़ा दिन ना हो मेरी ज़िंदगी का, कोई बड़ा सेलिब्रेशन या कोई अच्छा मौका, तो शायद मैं याद भी ना कर पाऊँ और आप में से भी कोई याद नहीं कर पाएगा कि फ़लाँ तारीख को आप कहाँ थे। तो मैकॉय के ऊपर फ़िलहाल जो गुजर रही थी, मैकॉय भी इसी उलझनों में, इन्हीं मुसीबतों में था। लेकिन इस बीच उसने उस इंसिडेंट की तारीख का पता कर लिया कि 29 मार्च 2019 को चोरी हुई थी। अब मैकॉय ये पता करने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैं उस दिन कहाँ पर था,
मेरा नाम अगर इस केस से जुड़ रहा है और पुलिस मेरे बारे में जानकारी जुटा रही है तो मेरे लोकेशन के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं पुलिस को भी आंसर कर पाऊँ कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़े। तो इसी लिहाज से मैकॉय जो है वो रन कीपर नाम का जो ऐप है उसको एक्सप्लोर कर रहा था और ये देखने समझने की कोशिश कर रहा था कि दैट वेरी डे 29 मार्च 2019 उस दिन उसका लोकेशन क्या था। और जब उसने इस ऐप में देखा, चेक किया, तो उसने पाया कि उस पर्टिकुलर दिन में वो अपने घर के बगल में ही, चूंकि वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहां पर वो घटना हुई थी 1 किलोमीटर के दायरे में, उसने बाइकिंग और साइकिलिंग करते हुए उस मौका वारदात के पास से 3 से 4 चक्कर जो है उस रोज़ लगाए थे। ये चीज़ उस रन कीपर ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, जो इस बात को हिंट कर रही थी कि मैकॉय ने घटना वाले दिन मौका वारदात के पास कई सारे राउंड लगाए थे, कम से कम 3 से 4 राउंड लगाए थे। ये बात तो क्लियर थी। अब मैकॉय ने ये बात अपने एडवोकेट को भी बताई। उधर एडवोकेट लगातार इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। मैकॉय को यह भी पता चला कि 97 साल की जिन बुजुर्ग महिला ने वो केस दर्ज करा है, उन्होंने बताया है कि उनके घर से लाखों डॉलर की ज्वेलरी चोरी हो गई है, जिसमें उनका जो एंगेजमेंट रिंग है वो भी चोरी चला गया है। और इत्तेफाक से जिस रोज़ ये चोरी की घटना हुई थी, मैकॉय ने अपने बारे में वो जानकारी जुटा ली थी कि उस चोरी की घटना वाले दिन मैकॉय उस इलाके में रोम कर रहा था, घूम रहा था, ऐसे ही घूम रहा था। लेकिन ये जो घूमने वाली बात है, इसका डेटा गूगल जो है वो एक्वायर कर रहा था, और गूगल के साथ साथ जो रन कीपर ऐप है उस ऐप पर भी ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटो फीड हो रहा था। क्योंकि लेखा जोखा इस तरह के ऐप रखते हैं तभी तो आपको अप टू डेट रखते हैं कि आपने कितना कदम चला या कितने राउंड की आपने साइकिलिंग कर ली। अगर वो जानकारी रखेंगे ही नहीं तो फिर आपको कैसे बताएंगे। तो इसीलिए उस ऐप में भी ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी और दिख रही थी। अब वकील से भी जब उसने चर्चा की तो काफ़ी हद तक अब ये बात साफ हो गई कि मैकॉय जो है वो पुलिस की रडार में सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि वो चोरी वाली वारदात के रोज़ उस मौके पर जो है वो उस मौके के आसपास बाइक चलाकर कई बार घूम रहा था, घूम चुका था। इसी वजह से प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, यानी घटना वाली जो जगह है, उसके पास उसकी मौजूदगी और वहाँ बार बार उसका राउंड लगाना, वो जो है उसने एक डेटा जनरेट किया, जिस डेटा के सहारे पुलिस को लगने लगा कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है जो इस पर्टिकुलर नंबर का फ़ोन यूज़ कर रहा है या गूगल अकाउंट यूज़ कर रहा है, ये आदमी मौका वारदात के पास मौजूद था। उसके अलावा और भी सस्पेक्टेड लोग होंगे जिनके बारे में गेंसविले की पुलिस जानकारी जुटा रही होगी, लेकिन मैकॉय के बारे में यही जानकारी उस समय पुलिस के पास थी। और इसीलिए पुलिस अब उसको और खंगाल कर ये देखना चाहती थी कि मैकॉय का वाकई उस चोरी के मामले से कोई लेना देना है या नहीं है। अब ये जो मैंने आपको बताया जियोफेंस वारंट के बारे में, जियोफेंस वारंट में जिसमें सर्विलांस टूल के सारे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके भी कई स्टेजेस होते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें पुलिस एक तरह से डंप डेटा कलेक्ट करती है, गूगल से मांगती है कि उस इलाके में जो जो गूगल अकाउंट्स या गूगल नंबर एक्टिव थे उसके बारे में हमें बताइए और हम उसके वेयर अबाउट्स के बारे में बताइए। तो जितनी जानकारी किसी आदमी की आइडेंटिटी रिवील किए बगैर, यानी किसी आदमी की पहचान बताए बगैर गूगल पुलिस को बता सकता है, उतनी सारी जानकारी गूगल जो है वो पहले चरण में पुलिस वालों को देता है। और ये जानकारी इस बार गूगल ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है उसके तहत जो है वो ऑलरेडी गेंसविले पुलिस को दे चुकी थी। और गेंसविले पुलिस ने जब उस सारी जानकारी को देखा, रीड किया, तो पुलिस को ये पता चला कि एक पर्टिकुलर आदमी उस मौका वारदात के आसपास लगातार घूम रहा था। लेकिन वो आदमी कौन है ये जानकारी गूगल ने पहले नहीं दी थी। अमेरिका का जो कानून है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी को बताएं, खासकर पुलिस को भी बताएं। तो इसीलिए जब पुलिस ने उस संदिग्ध आदमी जो कि मैकॉय था, उस संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में, जब मैकॉय के बारे में पुलिस ने गूगल से और ज़्यादा जानकारी मांगी, तो गूगल ने वहाँ के कानून के मुताबिक पहले मैकॉय को इन्फॉर्म किया कि भैया आपके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, अगर आप अपने लिए स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं तो आप बचेंगे, वरना जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अब हम वो भी पुलिस को देने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि पुलिस का जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैकॉय शक के दायरे में आ चुका था। अब पुलिस को उसे वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए मैकॉय के बारे में और ज़्यादा जानकारी पुलिस जुटा रही थी, और इसी क्रम में गूगल से उसने इंफॉर्मेशन मांगी थी, जिसके बाद मैकॉय को भी गूगल ने इंटीमेट किया था। तो ये थी पूरी कहानी। वकील के सहारे मैकॉय ने काफ़ी हद तक इसके बारे में अपने लेवल पर ही इन्वेस्टिगेट करके सारा सीन क्लियर कर लिया। इसके बाद उनके जो वकील हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, सेलेब किनॉन, उन्होंने गेंसविले पुलिस से बातचीत की और पुलिस से बातचीत करके पूरी कहानी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके बताया कि उनका क्लाइंट जो है उसके रातों की नींद हराम हो गई है, वो सो नहीं पा रहा है इस डर से कि पता नहीं कौन से थेफ्ट के केस में आप उसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। तो गेंसविले पुलिस ने भी सारी कहानी क्लियर करके उनको बताई कि ये किस तरह से जियोफेंस वारंट के तहत हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
और जब पुलिस ने उनको कहा कि अगर आप बेकसूर हैं, अगर आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एक रूटीन एक्टिविटी है इन्वेस्टिगेशन का, जिसके तहत हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तो मैकॉय की जान में जान आई। उसको लगा कि चलो जान बची, पुलिस अब मुझे किसी मामले में कम से कम ट्राई करने वाली या इंटरोगेट करने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और मैंने बता दिया है कि मैं उस घटना के रोज़ कहाँ था, और मुझे भी ये पता चल चुका है कि मेरे बारे में क्यों जानकारी जुटाई जा रही थी, और अब ये बात पुलिस को भी पता चल चुकी है। तो इसीलिए मैंने भी राहत की सांस ली। तो मैकॉय ने तो राहत की सांस ली ही। पुलिस ने एक बात और क्लियर किया कि आप बेगुनाह हैं, ये तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह इंसान भी प्लेस ऑफ ऑकरेंस या प्लेस ऑफ क्राइम के आसपास, उस विसिनिटी में, उस क्षेत्र में हो सकता है। तो इत्तेफाक से मैकॉय उसी विसिनिटी में, उसी लोकेलिटी में रहता था और वहाँ के चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, जिसकी वजह से वो पुलिस की रडार में आ गया था। लेकिन चलिए, जान बची तो लाखों पाए। मैकॉय ने कोई अपराध किया नहीं था। अब जो गेंसविले की पुलिस है, उसे नए सिरे से चोरों का पता लगाना था। गेंसविले की पुलिस उन चोरों का पता लगा पाई या नहीं लगा पाई, ये तो मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। लेकिन मैकॉय का ये जो तजुर्बा था, पुलिस का पीछा करना, पुलिस का खुफिया तरीके से उसके बारे में जानकारी जुटाना, और बाद में मैकॉय के लिए सारी कहानी जो क्लियर हुई, जिसमें पता चला कि किस वजह से पुलिस उसके बारे में पता कर रही थी, तो मैकॉय की सांस में सांस आया। और ये थी पूरी कहानी एक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें पुलिस का एक आदमी के बारे में पता करना उस आदमी की ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा तूफान, हम कहेंगे, कि साबित हो रहा था। तो खैर, मैकॉय अब खुश है, और हमें लगता है कि हम लोगों को भी खुश होना चाहिए कि कोई बेगुनाह आदमी जो है किसी मामले में फंसा नहीं। तो अमेरिका की पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, करती है, इसकी झलक भी आपने इस कहानी में सुनी, देखी। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि भारत की पुलिस भी बहुत ही टेक्निकली आज की तारीख में साउंड है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस भारत की पुलिस सुलझा भी लेती है। खैर, ये थी पूरी कहानी। और जो कहानी की शुरुआत में ही मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों को याद करते हुए, अगर हो सके तो अपना जवाब, अपना कमेंट लिखकर हमें ज़रूर दीजिएगा।